Very good morning, dear friends. Welcome to MK Legal Shiksha, the way of learning. Dear legal aspirants, from today onwards we will start the quick revision for the हरियाणा एडीए. हरियाणा एडीए का एग्जाम होने वाला है और हरियाणा एडीए के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, तो सीपीसी की अपनी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस हो जाती है. तो आज ये पार्ट 1 है और आज हम डील करेंगे सेक्शन 1 से लेकर के 35B तक क्विक रिवीजन. छोटे छोटे वीडियोस, बट उसमें उसको क्विकली रिवाइज करेंगे. उसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एक तरह से आप इसको वन लाइनर कह सकते हो, लेकिन ये वन लाइनर हम आपके बेयर एक्ट की रीडिंग के साथ करेंगे, जिससे कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सीपीसी को अच्छे से तैयार नहीं किया है उनको भी इसकी बहुत हेल्प मिलने वाली है. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके अपडेट्स आप तक मिलते रहें. तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले. द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, एक्ट नंबर है 5, डेट ऑफ इनेक्टमेंट 21 मार्च 1908 और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है इसका 1 जनवरी 1909. ठीक है. ड्राफ्टेड बाय हुम? मिस्टर अर्ल रिचर्ड. अर्ल रिचर्ड की अध्यक्षता में एक कमीशन बना जिसने इसको ड्राफ्ट किया था. पहले वाली सीपीसी को इसने रिपेल कर दिया. 1859 की एक सीपीसी थी, बाद में 1877 की बनी, बाद में 1882 की बनी. इन सारी सीपीसी को नल एंड वॉइड किया गया और एक नया सीपीसी बनकर तैयार हुआ. इसका प्रीएम्बल एंड एक्ट टू कंसोलिडेट किया इसने. जो पहले के सीपीसी और सिविल लॉ थे उनको अमेंड किया, पहले के सीपीसी को. फॉर द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर के जो कोर्ट है उनके प्रोसीजर को डील करता है. इसका जो पहला पोर्शन है उसको किसी पार्ट का नाम नहीं दिया गया, 1 से लेके 8 तक. अब प्रिलिमिनरी पार्ट जो है ये बात करता है शोर टाइटल एक्सटेंड की. सिविल प्रोसीजर कोड है 1 जनवरी को इन्फोर्स हुआ था 1909 में. स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अब हट चुका है आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्ट 2019. नाउ स्टेट ऑफ नागालैंड पे और ट्राइबल एरिया पे लागू होता है. ट्राइबल एरिया उनको माना जाता है जो कि 21 जनवरी 1972 से पहले शेड्यूल 6 के पैरा 20 में डाल दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के. जो अमनदीप आइसलैंड है, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश का जो यूटी ऑफ लक्षद्वीप का जो एरिया है वहां सीपीसी लागू होगी, बट जो प्रिवेल करेंगे वहां के लोकल रूल्स और रेगुलेशन प्रिवेल करेंगे. डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं. कोड इंक्लूड्स द रूल. कौन से रूल? जो कहां डिफाइन है? 2 of 18 में डिफाइन है. जिन्हें कौन बना सकता है? एज पर पार्ट 10 सेक्शन 121 से 131 हाई कोर्ट बना सकता है. 2 डिक्री है. डिक्री क्या आती है? इट इज ए फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसी का एडजुडिकेशन का जो कोर्ट एक्सप्रेस करता है, जो कॉन्क्लूसिव डिटरमाइन करता है राइट ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड ऑफ ऑल और एनी. अगर ऑल कर दिया तो फाइनल, एनी कर दिया तो प्रिलिमिनरी. जो मैटर इन कंट्रोवर्सी ऑफ द सूट है ईदर प्रिलिमिनरी और फाइनल. ऑल हो गया तो फाइनल हो जाएगा, एनी होगा तो प्रिलिमिनरी हो जाएगा. डीम्ड डिक्री किसे कहते हैं? रिजेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनी ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये दोनों को डीम्ड डिक्री माना जाता है. लेकिन किसको डिक्री नहीं मानेंगे? कोई ऐसा एडजुडिकेशन जिससे अपील लाई करती है, जैसे कि आदेश से अपील होती है. सेक्शन 104 डील करता है अपीलेबल ऑर्डर्स के बारे में. जैसे ऑर्डर से अपील हो, ऐसे अगर किसी न्यायिक निर्णय की अपील है तो उसे डिक्री नहीं मानेंगे. दूसरा है कि डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट. जब आप ऑर्डर 7 पढ़ोगे तो वहां आप रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिटर्न ऑफ प्लेंट और डिसमिसल ऑन डिफॉल्ट ये सारी चीजें पढ़ोगे. तो इन 2 चीजों को कभी भी डिक्री नहीं माना जाता है. ठीक है. डिक्री प्रिलिमिनरी तब होती है जब कोई आपकी फर्दर प्रोसीडिंग्स बची होती है. जिसके फेवर में डिक्री आती है उसे डिक्री होल्डर कहते हैं. डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? ज्यूरिसडिक्शन ऑफ है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट. ठीक है. जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है. और इसे कौन डिसाइड करता है? इसे डिसाइड करता है लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर. फॉरेन कोर्ट किसको कहेंगे? जो इंडिया ने नहीं बनाया, इंडिया गवर्नमेंट नहीं चला रही. फॉरेन जजमेंट ऐसे कोर्ट की जजमेंट. उसके बाद गवर्नमेंट प्लीडर कौन होगा? गवर्नमेंट प्लीडर जैसे आपका पीपी होता है क्रिमिनल में, वैसे गवर्नमेंट प्लीडर होता है. स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है फॉर द मैटर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट.
हाई कोर्ट 7A कहता है कि अंडमान निकोबार आइसलैंड का जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता है। बस अंडमान निकोबार वालों को अपने हाई कोर्ट मैटर्स के लिए कलकत्ता जाना पड़ेगा। इंडिया की डेफिनेशन आ गई। इंडिया की डेफिनेशन यहाँ पे एग्जॉस्टिव नहीं है, वैसे इंडिया की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 1 के अंदर है, सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 2N के अंदर है, आपके आईपीसी के अंदर सेक्शन 18 के अंदर है। ठीक है, जज कौन होता है? सेक्शन 19 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 19 ऑफ आईपीसी भी जज को डिफाइन करता है, लेकिन यहां जज का मतलब है सिविल कोर्ट का जज, उसको हम जज कह रहे हैं। और वहां पे जज किसको कहा गया है? जो एक डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता हो। जजमेंट भाई जो स्टेटमेंट ऑफ द जज है ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिक्री, जिस स्टेटमेंट में जज ये बताता है कि उसकी डिक्री और ऑर्डर के ग्राउंड्स क्या है, यानी जजमेंट ऑर्डर के लिए भी आ सकती है। लोग जनरली मानते हैं कि जो जजमेंट होती है ये सिर्फ डिक्री के लिए आती है, लेकिन डेफिनेशन ने क्लियर कर दिया कि ऑर्डर के लिए भी जजमेंट दी जा सकती है। जजमेंट का मतलब बिल्कुल फाइनल वो नहीं है, जजमेंट इज जस्ट द रीजनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट में डिक्री आई है। एलआर कौन होते हैं? एलआर में यहाँ पे 3 लोगों को इंक्लूड किया गया है। पहला तो जो आपकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिजीज पर्सन की, भाई कौन करेंगे? जो उसके लीगल हेयर्स है, बाय अडॉप्शन, बाय मैरिज या बाय ब्लड रिलेशंस। इसके अलावा सेकंड जो होंगे वो होंगे इंक्लूड एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ द डिजीज, यानी कि ऐसे लोग जो इंटरमेडल्स है, यानी उनका लीगली प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी उसकी प्रॉपर्टी को संभाला है। थर्ड इसमें आ जाते हैं कि जहां पे कोई पार्टी शू करती है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में। ठीक है भाई, मान लो कोई एक रिप्रेजेंटेटिव सूट था, वाई का एक्सपायर हो गया, तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में थे उसकी यहाँ पे रहेगा। तो 3 तरह के लोगों को इंक्लूड किया गया। इसका एक चार्ट बना सकते हैं। मैस्मे प्रॉफिट किसे कहा जाता है? मैस्मे प्रॉफिट मींस अगर रॉन्गफुल पोजीशन में किसी प्रॉपर्टी का जो प्रॉफिट किसी ने लिया है उसे मैस्मे प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये उसको इंक्लूड नहीं करता अगर उसमें उसने कोई इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है, रॉन्गफुल पोजीशन में, और उससे कोई बेनिफिट लिए हैं, तो भैया उससे नहीं होगा। जैसे खाली प्लॉट था, उसने मकान बना के किराए पे दे दिया, तो भैया उसके नहीं ले सकते आप। फिर आ जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी। ग्रोइंग क्रॉप्स को है, हालांकि टीपीए में इसकी आपको प्रॉपर डेफिनेशन मिलेगी, 23 ऑफ आईपीसी में भी इसकी डेफिनेशन दी गई है। ऑर्डर क्या होता है? सेक्शन 214। ऑर्डर का मतलब होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट विच इज नॉट ए डिक्री। भाई डिक्री क्या होती है? जो 2 के 2 में बताई, कंक्लूसिव डिटरमाइन करेगी। तो ये ऐसा आदेश है। डिक्री एक हो सकती है फाइनल, ऑर्डर कितने भी हो सकते हैं किसी सूट में। प्लीडर में भाई जो आपका केस लड़ेगा वकील, उसे प्लीडर कहा जाता है। इसके लिए ऑर्डर 3 को हमें पढ़ना होता है। और जैसे वकालतनामा वो देता है, तो जो आपकी अपेंडिक्स H है, H में अंदर एक फॉर्म दिया गया, फॉर्म 19, इसे वकालतनामा कहते हैं, जिसे आप साइन करके एडवोकेट को ऑथराइज करते हो। प्रिस्क्राइब का मतलब है कि जो रूल्स दिए गए शेड्यूल 1 में वो जिसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। पब्लिक ऑफिसर कौन है? ये आपका सेक्शन 21 आईपीसी में पब्लिक सर्वेंट वाली बात है। जज है, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस है, कमीशन अफसर है, तीनों फोर्सेस के, कोर्ट के जितने अफसर हैं वो सारे हैं। अगर कोई ऐसा ऑफिस किसी ने एम्पावर कर रखा है, जैसे जेलर, जेल वगैरह के लिए, तो कोई गवर्नमेंट का अफसर है, वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो इसमें से कोई एमसीक्यू बन सकता है, इसको एक बार देख सकते हैं। फिर आता है 18 रूल्स। अभी अभी हमने पढ़ा था 2K1 में कोड। कोड इंक्लूड द रूल, ये उन रूल्स की बात कह रहा है। और ये कह रहा है कि जो फर्स्ट शेड्यूल में है एंड मेड अंडर सेक्शन 122 एंड 125, 122 और 125 जो है ये पावर ऑफ हाई कोर्ट देते हैं टू मेक द रूल्स। 125 में स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लिया जाता है। शेयर इनकॉर्पोरेशन 19 साइन, इट मींस जब डिक्री या जजमेंट साइन होती है तो उसमें स्टैंप ऑलरेडी इंक्लूड होगी। साइन का मतलब, साइन मतलब ये नहीं है कि सिर्फ साइन करके छोड़ दिया, वहां उसकी स्टैंप भी होनी चाहिए। थर्ड आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ द कोर्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट की मतलब है कि कौन किसके अंडर में आएगा। भाई देखो, हाई कोर्ट के अंडर में होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंफीरियर ग्रेड कोर्ट्स। लेकिन जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज है, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, ये हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसके अंडर में आएंगी।
ना कि इंफीरियर कोर्ट्स के अंडर में। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। सेविंग्स बहुत सिंपल है कि भाई स्पेशल और लोकल लॉ प्रिवेल करेंगे, बाकी सीपीसी प्रिवेल नहीं करेगी। रेवेन्यू कोड सेक्शन 5 यानी कि रेवेन्यू कोड्स में सीपीसी लागू नहीं होगी, लेकिन अगर किसी मैटर पे रेवेन्यू कोड साइलेंट है, रेवेन्यू के जो लॉज हैं, तो वहां पे क्या है, सीपीसी लागू हो सकती है। 6 कहता है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, भाई किसी भी मैटर का जो एक आपका मॉनेटरी वैल्यू जो होगा वो आपका पेक्यूनियरी लिमिट्स होता है और हाई कोर्ट इसको डिसाइड करता है। प्रेसिडेंशियल स्मॉल कोज कोर्ट है, ये सेक्शन 7 में आता है, इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंट है, और प्रेसिडेंशियल स्मॉल कोज कोर्ट आपका सेक्शन 8 में आता है। ये डिक्शनरी के हिसाब से उल्टा है, प्रो आपका 7 में है और प्री आपका 8 में है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। फिर हम आए थे पार्ट 1 सूट्स इन जनरल, सेक्शन आपका 9 to 35B तक, ये सूट्स के बारे में बताता है। सेक्शन 9 कहता है कि कोर्ट टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर इधर एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली बार्ड, जब तक कि उनका कॉग्निजेंस बार्ड ना हो। एक्सप्रेसली मींस बाय पर्टिकुलर स्टैट्यूट, इम्प्लाइडली मींस पब्लिक पॉलिसी के ऊपर। एक्सप्लेनेशन 1 कहती है कि भाई अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज ए सूट ऑफ सिविल नेचर। अगर कोई ऐसा सूट है जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑफिस है, भले ही वो रिलीजियस मैटर का क्यों ना हो, फिर भी वो सिविल नेचर का रहेगा। 1976 में एक एक्सप्लेनेशन 2 जोड़ा गया जो ये कहता है कि चाहे इस ऑफिस से कोई फीस अटैच हो या नहीं हो, फिर भी ये यानी उसको रेम्यूनरेशन मिले या ना मिले, फिर भी वो सिविल नेचर का रहेगा। डॉक्ट्रिन रेस जुडाइस, अगर कोई भी सूट पहले से बिटवीन द सेम पार्टीज और द पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल एंड द मैटर इन कंट्रोवर्सी इज डायरेक्टली और सब्सटेंशियल इशू, पहले से इन बातों को लेकर एक मुकदमा चल रहा है, तो सब्सिक्वेंट सूट का ट्रायल नहीं कर सकता है। ये सिर्फ ट्रायल को रोकता, ना कि इंस्टीट्यूशन का। इंपॉर्टेंट आ जाती है एक्सप्लेनेशन, जहां पे ये कहता है कि भाई फॉरेन में अगर कोई सूट पेंडिंग है तो सीपीसी आपको नहीं रोकती, आप उसका ट्रायल भी चला सकते हो। रेस जुडिकाटा, यानी कि जब इन्हीं दो पार्टीज के बीच में पहले से कोई ऐसा मैटर था जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है, वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इशू है, तो सब्सिक्वेंट सूट नहीं ला सकते अगर फॉर्मर सूट को किसी कंपिटेंट कोर्ट ने डिसाइड किया है। टोटल 8 एक्सप्लेनेशन है। पहली एक्सप्लेनेशन जो स्पेशल डेफिनेशन है, ये बताती है फॉर्मर सूट क्या होगा। सूट डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन से हम काउंट नहीं करेंगे, हम सूट काउंट करेंगे किसके हिसाब से, डिसीजन के हिसाब से, डिसाइड कब हुआ, डिसाइड डेट। तो जिसके डिसाइड डेट पहले होगी वो फॉर्मर सूट होगा। 2 बताता है कंपिटेंसी ऑफ द कोर्ट, तो कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट कैसे डिटरमाइन होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अपील्स, अपील के उससे नहीं कि किसकी अपील कहां होती है, वो कोई मैटर नहीं करता है। 3rd बताता है मैटर इन कंट्रोवर्सी क्या होगा। हम कहते हैं कि मैटर कैसे होगा, मैटर तभी होगा जब एक पार्टी ने उसको एडमिट किया हो और दूसरी ने डिनाई किया हो, अदरवाइज तो मैटर इन कंट्रोवर्सी बनेगा ही नहीं। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, यानी कि भाई अगर जो ग्राउंड ऑफ अटैक और ग्राउंड ऑफ डिफेंस आप फॉर्मर सूट में ले सकते थे, आपने नहीं लिए और फिर उनको लेके आप सब्सिक्वेंट सूट लेकर आ गए, तो भैया उनको दोबारा नहीं ला सकते, आपने वेव ऑफ कर दिया, वहीं पे लेने थे। आपके पास कोई दूसरा प्रूफ था, आप कुछ डिफेंस ले सकते थे, आप कुछ अटैक का ले सकते थे, तो आपने नहीं लिया, ये आपकी गलती है। अब 5 कहता है कि जो कोर्ट में आपको दे रहा था वो दे दिया, आपने जो रिलीफ मांगे प्लेंट में, अगर उनमें से कोई एक्सप्रेसली ग्रांट नहीं किया गया डिग्री में, इसका मतलब है कि वो कोर्ट ने आपको रिफ्यूज कर दिया है। 6 कहता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव सूट होते हैं, ऑर्डर 1 रूल 8 में हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट, उन सूट्स के ऊपर भी रेस जुडिकाटा लगेगा। 7 कहता है कि जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स है उनके ऊपर भी लगेगा, और 8 कहता है कि जो लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट्स हैं उनके ऊपर भी ये लगेगा। सेक्शन 12 कहता है बार टू फर्दर सूट, जहां प्लेंटिफ को प्रिक्लूड कर दिया जाता है वो दोबारा सूट नहीं ला सकता। सेक्शन 21A दोबारा मुकदमा नहीं ला सकते आप। तो इस तरह से ये पूरा ब्रांच बनाता है।
13 कहता है कि फॉरेन जजमेंट कब यहाँ पे कंक्लूसिव होगी। भैया ये 6 कंडीशन है, 7 ए से लेके एफ तक, इनको जब तक 6 कंडीशंस को नहीं देखा गया है, मान लो वहां पे वो प्रनाउंस नहीं किए किसी कंपिटेंट जुरिसडिक्शन ने, वहां पे फॉरेन कोर्ट की बता रहा है ये, मेरिट ऑफ द केस देखी नहीं गई है, हमारा फ्रॉड से ले ली है किसी ने, इंडियन प्रोसीड्यूरल जजमेंट जो नेचुरल जस्टिस पीएनजेपी के अगेंस्ट में जा रही है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, या फिर वो जो है इंडियन लॉ की वहां पे अनदेखी की गई है, अगर ये बातें जस्टिफाइड नहीं है तो हम उसे नहीं मानेंगे। ये कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए, सारे काम होने चाहिए। प्रिजम्पशन कैसी होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा सेल्फ प्रिज्यूम, यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है लेकिन सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। कौन सर्टिफाइड करेगा, वहां का कोई रिप्रेजेंटेटिव। फिर आते हैं प्लेस ऑफ सुइंग पे। 15 ये कहता है कि आपको लोएस्ट ग्रेड कोर्ट में आना है। 16 कहता है जहां आपका सब्जेक्ट मैटर सिचुएट है। देखिए 16, 17 और 18 ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, 19 मूवेबल की बात करता है और 20 अदर मैटर्स की बात करता है। अब यहां पे है एक ट्रिक बताई थी मैंने, आरपीएफ, आईसीआर। आरपीएफ मतलब आर स्टैंड्स फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एफ स्टैंड फॉर P stands for partition of movable property, F stands for foreclosure of the property, I stands for आपका interest in the movable property, C stands for your compensation for movable property और R stands for your recovery of the movable property। फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो रिकवरी ऑफ इमूवेबल है और लास्ट में देखोगे तो रिकवरी ऑफ मूवेबल है। जो डिस्टेंड और अटैचमेंट पे है, यानी जैसे आपने लोन पे गाड़ी ली, बैंक ने आपकी गाड़ी उठा के रख ली अपने पास, वो यहां सेक्शन 16 में आएगी। तो जहां वो गाड़ी पकड़ के रखी है उन्होंने, वहां पे केस होगा। ये से आपका एफ पॉइंट कह रहा है, तो उस कोर्ट में होगा। 17 कहता है जहां एक से ज्यादा में आपके पास भाई ऐसे ऑप्शन है तो आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हो अगर आपकी प्रॉपर्टी 3 कोर्ट्स में आए, दो एक या एक से अधिक में आती है तो। 18 कहता है जहां अनसर्टेन है, पता ही नहीं है भाई कि कहां प्रॉपर्टी आ रही है, किसके बीच में आ रही है, किसी को नहीं पता है, तो अनसर्टेनिटी का रिकॉर्ड रीजन करके कोई भी कोर्ट सुन सकती है। 19 कहता है मूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पे या तो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी का रॉन्ग हुआ है, यानी कि जहां आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, या जहां पे डिफेंडेंट क्या करता है, रहता है, बिजनेस करता है, ठीक है, उस ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट में वहां पे जाएगा आपका मुकदमा। इलस्ट्रेशन से आपको क्लियर हो जाएगी। 20 कहता है कि जो अदर केसेस है उस केस में क्या करेंगे, तो यहां भी बेनिफिट डिफेंडेंट को दिया गया है। अब काज ऑफ एक्शन चाहे आपका पार्टली हुआ हो या होली हुआ हो, लेकिन जहां पे हुआ है वही कर सकते हो आप। अब ज्यूरिसडिक्शन को लेकर अगर ऑब्जेक्शन है तो एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, एट द फर्स्ट इंस्टेंस आपको करना है। इसके लिए दिया गया है कि बिफोर सच सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज और एट द सेटलमेंट ऑफ इशू, यहां पे आपको रेज कर देना। अगर रेज नहीं करोगे तो ये दोबारा उस पर मुकदमा नहीं ला सकते, बार हो जाएगा। 22 से लेके 25 तक बात करते हैं हम लोग ट्रांसफर ऑफ सूट की। 22 कहता है कि भैया कर सकते हो ट्रांसफर। 1976 से पहले ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास थी। 23 कहता है किस कोर्ट में एप्लीकेशन जाएगी, अगर दोनों C1 C2 सेम अपीलेट कोर्ट है इनका, ठीक है, अपीलेट कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकता है, हाई कोर्ट भी हो सकता है, तो यहां पे जाएगी। अपीलेट कोर्ट अलग अलग है और हाई कोर्ट सेम है, उस हाई कोर्ट में जाएगी। अब हाई कोर्ट 1 और हाई कोर्ट 2 ये भी अलग है, तो जिस हाई कोर्ट के अंडर का सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वहां जहां मुकदमा पहले आया है उस हाई कोर्ट में एप्लीकेशन जाएगी। 24 को याद रखना है, किसकी पावर बताता है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, टू ट्रांसफर द सूट। और सुप्रीम कोर्ट की बताता है सेक्शन 25, अगर कोई एप्लीकेशन आपकी फ्रेवलियस वैक्सियस है, वहां पे आपने कोई फॉल्स एप्लीकेशन लगा दी है तो आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, जो फाइन 2000 रुपए तक हो सकता है, नॉट एक्सेडिंग 2000 रुपीज। और ये किसको दिया जा सकता है, जो उस एप्लीकेशन को अपोज कर रहा था। फिर आते हैं सेक्शन 26 में, जो बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की, इसको पढ़ेंगे ऑर्डर 4 के साथ, रूल 1 एंड रूल 2। अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट को। तो सूट की जो डेफिनेशन है देखो यहां पे निकल कर आती है, सूट वो है जो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट से आया है। कैसे मैनर में, जैसे प्रिस्क्राइब किया, कहां प्रिस्क्राइब किया है, ऑर्डर 4 रूल 1 रूल 2।
हर प्लेंट जो है वो एफिडेविट उसके साथ लगाना पड़ेगा आपको। प्रोवाइडेड दैट एन एफिडेविट शैल बी इन द फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर ऑर्डर 6 ऑफ द रूल 15A। जो प्लीडिंग्स का रूल 15A है उसके हिसाब से आपके एफिडेविट बनेंगे। फिर अगर भाई जब केस इंस्टीट्यूट होगा तो सम्मन जाएंगे, 27 में सम्मन ऑफ डिफेंडेंट कैसे जाएगा? जब आपका केस फाइल हो गया उसके 30 डेज के अंदर सम्मन इशू हो जाने चाहिए। ये बात कौन सा कहता है? आपका सेक्शन 27 कहता है। 28 कहता है अगर वो अदर स्टेट में रहता है किसी दूसरी में तो वहां की कोर्ट को भेज देंगे। फॉरेन में रहता है तो क्या प्रोसीजर? 29 उसकी बात करता है। 30 कहता है डिस्कवरी एंड द लाइक। मान लो भी ऐसी कंडीशन है कि वहां पे कोर्ट को कुछ ऐसा चाहिए अपने आप, भाई कुछ बताओ मुझे तुम, तो डिस्कवरी और इंस्पेक्शन का वो पूछ सकता है। समन्स टू विटनेस 31, और अगर कोई नहीं आता कोर्ट के बुलाने पे तो भैया वारंट ऑफ अरेस्ट हो सकता है और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है और सेल भी किया जा सकता है। और जुर्माना कितना लग सकता है उसके ऊपर? 5,000 रुपए तक का। यानी सम्मन आया और कोर्ट में आप नहीं गए तो आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, सेल हो सकती है और आपके ऊपर एक फाइन लग सकता है मैक्सिमम 5,000 रुपए तक का, इससे कम भी लगा सकता है। अब 33 में जजमेंट एंड डिक्री, कोर्ट क्या करेगा? प्रोनाउंस करेगा जजमेंट एंड ऐसी जजमेंट डिक्री उसको फॉलो करेगी। यही से एक बात निकली है कि डिक्री ऑलवेज फॉलोज दी जजमेंट। 34 इंटरेस्ट की बात करता है। एक ही बात याद रखनी है, कितना इंटरेस्ट होगा? 6% होगा। कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है तो जो नेशनलाइज्ड बैंक जितना लेते हैं इंटरेस्ट उतना इंटरेस्ट होगा। 35 कॉस्ट की बात करता है। 35A आपका कहता है कि भाई जो कंपनसेटरी कॉस्ट होंगे, ठीक है, इनका क्या रहेगा? कंपनसेटरी कॉस्ट जो है ये 3,000 रुपए से ज्यादा नहीं होंगे और या फिर पिक्यूलियरी लिमिट से ज्यादा नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक जो पहले आ जाए। 35 ये कॉस्ट कॉजिंग डिले। कॉस्ट कॉजिंग डिले जो है इसे कोर्ट की मर्जी है और ये अपीलेबल नहीं होता। ये बात हमें कहां मिलती है? 104 सेक्शन 104 में, ठीक है, कि 35B के जो ऑर्डर्स है वो अपीलेबल नहीं है। तो यहां तक तो हो गए सूट्स की सारी बातें। अब आगे आ जाएंगे एग्जीक्यूशन। दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जो क्विक रिवीजन की सीरीज़ है आपको कैसी लगी। अगर आपको इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट सजेशंस अगर आपकी तरफ से हैं तो प्लीज़ मुझे आप मेल कर सकते हैं mklegal6@gmail.com। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, आपको सब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में ऑर्डर 1 से लेकर के ऑर्डर 20 तक कवर करने वाले हैं। बिल्कुल जो सेक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में उसके ऑर्डर्स को पढ़ेंगे। बहुत ही एक अच्छे सीरीज से हम इसको पढ़ेंगे जिससे कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ आपको चीज़ें समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्विक रिवीजन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।